नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह। तो एक बार फिर आपका स्वागत है क्रिकेट लाइव में। रिमार्केबल स्किल्स दिखाई हैं एक चैलेंजिंग सिचुएशन में अश्विन ने, और उस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मौजूद रहेंगे मनिंदर सिंह और साथ ही इरफान खान भी, और कोशिश करेंगे कि एयाज मेनन हमारे साथ जुड़ जाएं मुंबई से। मनिंदर जी, जिस तरह का खेल अश्विन ने दिखाया है वो बहुत ही रिमार्केबल है, और उसने भारत को एक बहुत कमांडिंग पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया है। भारत वैसे भी कमांडिंग पोजीशन में था मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत लंबी लीड ले ली थी पहली इनिंग्स की। इस तरह की पिच के ऊपर बहुत मुश्किल था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंडिया की टीम इनको 300 का टारगेट भी देती तो इनके लिए बहुत बड़ा टारगेट रहता। लेकिन अश्विन की तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, डिफिकल्ट कंडीशन थी, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, नंबर 8 पर आए, एक पार्टनरशिप जिसकी ज़रूरत थी इंडिया को, इंग्लैंड को टोटली मैच से बाहर कर देने के लिए, वो उन्होंने की विराट कोहली के साथ। और वो तो छोड़ दीजिए, सेंचुरी ही लगा तो आप कह रहे हैं कि पहले से ही कमांडिंग सिचुएशन थी, तो क्या सेंचुरी की जरूरत नहीं थी? पहले ही डिक्लेयर कर देते फिर? नहीं, डिक्लेयर क्यों करते? देखिए, पर्सनल गोल्स भी एक अचीवमेंट है। ये 3 बार ऐसा कर चुके हैं कि 100 लगाया और 5 विकेट लिए एक मैच में। इनसे ऊपर है इयन बोथम, जिन्होंने 5 बार ये कारनामा किया, और ये आगे निकल गए किसके? गैरी सोबर्स, द ग्रेट क्रिकेटर्स, जैक कालिस, द ग्रेट क्रिकेटर्स। इनसे आगे मुश्ताक मोहम्मद, जो पाकिस्तान के ग्रेट क्रिकेटर्स में माने जाते थे, उनसे ऊपर निकल गए, क्योंकि उन्होंने केवल 2 बार ही ये कारनामा किया है। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट। और बैट्समैन जाग गया है अब अश्विन के अंदर। वो पहले भी था, पहले भी जगा हुआ था। 4 100 लगाए, लेकिन चारों वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट लगाए हुए थे। और यहाँ पर प्रॉबेबली जब लोग बात करनी शुरू कर दी थी लोगों ने कि अब बैटिंग में उनकी वो दमखम नहीं रहा है, तो उन्होंने ये सेंचुरी लगा के दिखाया कि नहीं, अभी वो बात नहीं है जो लोग सोच रहे हैं कि मेरी बैटिंग में दमखम नहीं है। ये डिफिकल्ट कंडीशंस है, यहाँ पर सेंचुरी जिस तरह से उन्होंने लगाई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी डिफिकल्ट कंडीशंस में उन्होंने इंडिया का एक मैच बचाया था, लेकिन ये सेंचुरी तो सेंचुरी है। और डिफिकल्ट कंडीशंस थी, स्पिनर्स के अगेंस्ट बैटिंग करना बहुत मुश्किल था इस पिच पर जी। और नंबर 8 पोजीशन पर और 100 लेकर आना, उनमें भी जैसे कि हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि अश्विन जो हैं वो इस समय 8th पोजीशन पर थे, लेकिन अब 3rd पर आ गए हैं। देखिए, अश्विन ने ये 3 बार किया है, वेटोरी ने 4 बार किया है, कामरान अकमल पाकिस्तान के, उन्होंने 3 बार ऐसा कारनामा किया है कि नंबर 8 पर आकर सेंचुरी लगाई है। सो एक चीज़ और पता चलती है इंडियन टीम की डेप्थ, बैटिंग डेप्थ। और जहाँ पर हम सोच रहे थे कि अश्विन में अब वो बात नहीं रही बैटिंग में, सो एक कॉन्फिडेंस दोबारा से टीम का आएगा कि हमारे पास क्योंकि कई बार हमने पहले टेस्ट मैच में खिलाया वॉशिंगटन सुंदर को कि बैटिंग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर दें, बॉलिंग में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अब फिर से जो टीम मैनेजमेंट है उनका कॉन्फिडेंस ये जगेगा कि हम 5 बॉलर्स खिलाते रहें, और अश्विन आपको वो ऑलराउंडर की जो भूमिका है, जो जिसके लिए वॉशिंगटन सुंदर को पहला टेस्ट मैच खिलाया था और खामियाजा भुगतना पड़ा था इंडियन टीम को, वो काम आगे आने वाले टाइम में नहीं होगा, क्योंकि अश्विन से जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि ये बैटिंग में रन्स बना के दे सकते हैं, वो उन्होंने कर दिखाया जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि चाहे नई बॉल हो, चाहे पुरानी बॉल हो, चाहे सामने स्पिनर हो, चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे बाउंसर्स हो या चाहे कटर्स हो, किसी को भी नहीं छोड़ा है अश्विन ने। तो किस तरह का वैरायटी देखने को मिला है? देखिए, डिटर्मिन्ड क्रिकेटर हैं, बहुत डिटर्मिनेशन से उन्होंने क्रिकेट खेली है। मुझे याद है जब ये शुरू में इंडिया के लिए सिलेक्ट रहे तमिलनाडु में, उनसे जब बात हुई तो वो हंस रहे थे कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी मार पड़ती है, ये इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गए। लेकिन क्या परफॉर्मेंस देखी उनकी, 392 विकेट हो चुकी है, 76वां मैच है। आई मीन, इससे पता चलता है कि मेंटली कितने स्ट्रांग होंगे कि तो जैसे कि आप बता रहे थे कि 3 बार ये कारनामा कर चुके हैं, उसके हम ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं दर्शकों को कि 5 विकेट हॉल लेने के साथ साथ 100 रन भी बनाए इन्होंने। कब बनाए वो सब, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ ज्यादा इन्होंने सेंचुरीज जो बनाई हैं। और आज इंग्लैंड के खिलाफ, ये भी कहा जाता है इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बेहतरीन खेलते हैं अभी अश्विन। आई थिंक ये किसी के खिलाफ भी बेहतरीन खेलते हैं, इनको जब भी मौका मिलता है ये 100% देते हैं। इंडिया के लिए जब भी खेलते हैं, आई थिंक उनको प्राइड है कि मैं हिंदुस्तान के लिए खेल रहा हूँ, मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है, मुझे विकेट्स लेने हैं, बैटिंग में मौका मिले, बैटिंग में रन्स बना के देते हैं। फील्डिंग उनका इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन फील्डिंग में भी हम उनको जान लगाते हुए देखते हैं। सो ये एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके बारे में मैं बिना झिझक कह सकता हूँ ये मोर देन 100% देते हैं ग्राउंड के ऊपर जब इंडिया के लिए खेलते हैं। जी। और एयाज मेमन इस समय जुड़ चुके हैं मुंबई से हमारे साथ। एयाज, ये बताएं कि
नंबर 8 पर बल्लेबाजी जो करने आ रहा है, सामने आपके कप्तान है, कप्तान भी चला जाता है, लेकिन आप इतने मुश्किल कंडीशंस में डटे रहते हैं। डटे रहने के बावजूद आप चौके छक्के भी मारते हैं, अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं। इस पारी पर आप क्या कहेंगे अश्विन की? मतलब जितने रन बनाए थे इंग्लैंड ने, उसकी बराबरी बस करने वाले थे अकेले। देखिए, मेरे ख्याल से मनिंदर ने जो बताया है वो बहुत काफी है अश्विन को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि बहुत ही डिटर्मिन्ड क्रिकेटर है। कुछ ऐसा लग रहा था पिछले 2.5-3 साल में कि शायद उनका बैटिंग जो है हल्का हो गया है, बॉलिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन पिछले ये इस सीजन अगर आप देखें, इस टेस्ट सीजन में जिस तरह से वो 3 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेले और यहाँ पर 2 मैचेस, वो बताता है कि किस तरह से अपने उरूज पे आया है एज एन ऑलराउंडर। 27 विकेट ऑलरेडी हो गई उनकी, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है। 5 टेस्ट में 27 विकेट लेना बहुत बड़ी बात होती है। एक सेंचुरी लगाया है, सिडनी में एक मैच उन्होंने बचाया है। ये बताता है कितने वर्सेटाइल हो गए एज अ बैट्समैन एंड एज अ क्रिकेटर। और मुझे लगता है कि फिलहाल अश्विन अपने फुल पीक पे है, पीक ऑफ हिज पावर्स, और उनको अब रोकना, क्योंकि बहुत जहनी क्रिकेटर भी है, सेरेब्रल क्रिकेटर है, सोचते हैं अपनी गेम के बारे में, और लर्निंग कर्व उनका बहुत जबरदस्त रहा है। तो जैसे मैंने कहा, आज के ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है इंडियन टीम के इन दिस सीजन, करंट सीजन जो चल रहा है। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, टैक्टिक्स हो, फील्ड प्लेसिंग हो, वगैरह वगैरह, ही इज बीन एब्सोल्युटली मार्वेलस। जी, 14 चौके लगाना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी ऐसे कंडीशंस में। लेकिन साथ ही सिराज का भी जो एक तरफ से छोड़ संभाल कर रखना, वो भी काफ़ी साहसी माना जाएगा कि बहुत ही संभल कर खेल रहे थे कि मैं आउट ना हो जाऊं, और जैसे ही सेंचुरी लगती है उनका भी मतलब सबसे ऊंचा, सबसे लंबा छक्का। जी। मुझे बड़े पसंद आते हैं उनका एटीट्यूड। सिराज का मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो इतना खूबसूरत रनअप है, कोई भी चीज़ खूबसूरत हो तो फिर उसको देखने में मज़ा आता है, और इतना बढ़िया रनअप है, इतना बढ़िया एक्शन है। और जब से विराट कोहली ने उनको आईपीएल के दौरान बोला था कि तुम में वो क्षमता है कि इंडिया के लिए तुम खेलकर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो और विकेट्स ले, इंडिया ए के लिए भी जितनी क्रिकेट खेले उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। सो आई लाइक दैट एटीट्यूड। मुझे पसंद आते हैं इस तरह के क्रिकेटर्स जो जुझारू क्रिकेटर है और जान रहती है उनमें, हर समय लाइवली रहते हैं क्रिकेट मैदान के ऊपर। और जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उनका सेंचुरी भी लगवाई और उसके बाद 2 बड़ी बड़ी हिट्स भी लगाई। सो ये भी बताया अपने कप्तान को कि वनडे क्रिकेट भी खिलाएंगे या 20 ओवर्स की क्रिकेट भी खिलाएंगे, तेजी से रन्स बनाने हो तो मुझ में वो भी क्षमता है। एयाज, एक छोटा सा रिएक्शन मुझे आपसे भी चाहिए सिराज के बारे में। जब सेंचुरी बनी तो ज्यादा जोर से कौन उछला, सिराज या अश्विन? मेरे ख्याल से सिराज जो है ना, बहुत बड़ी एक, जैसे एक कलोकियल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि एंथ्यूकटलिटी, उनका एंथुसियाज्म जो है एकदम जाहिर होता है। उनकी जो स्माइल है हमेशा रहती है चेहरे पे, कभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कांधे झुक गए हैं। बॉलिंग में भी अगर उनको 1-2 चौके पड़ जाते हैं तो ही कम्स बैक विद मोर विगर, और ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा एटीट्यूड है, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। और उनके बारे में डेल स्टेन ने भी मेरे ख्याल से कल ही ट्वीट किया है कि ये आगे जाके बहुत अच्छे बॉलर बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है डेल स्टेन से इतनी तारीफ आने की सिराज के लिए। जी, और दर्शकों का भी बेहतरीन एंटरटेनमेंट किया है दोनों प्लेयर्स ने। इस बीच में इरफान ने एक बहुत खूबसूरत कार्टून में देख रही हूँ कि एक पहाड़ सा स्कोर, और उसी पर हम अपना अगला डिस्कशन भी करेंगे कि कैसे वो पहाड़ सा जो स्कोर है जिसका टारगेट दिया गया है इंग्लैंड को। ये एक बॉल्स, ये स्कोर है ना, बहुत सारी बॉल्स हैं जो उनको अभी खेलना है इंग्लैंड को, तो इनको कैसे ये खेल पाएंगे, ये दिखाया है कि 498 का स्कोर है। अब इसी को धकेलना उसके लिए बहुत मुश्किल सा काम है जी, और तो मुश्किल लग भी रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक विकेट। जी मनिंदर जी बताएं। एक और कार्टून भी बनाया हुआ है, और एक और कार्टून मनिंदर जी ने देख लिया है वो मेरे खजाने में है। वही असल में अब नेक्स्ट कार्टून होना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक। नाइट वॉचमैन जो लीच था, उसको उन्होंने, असल में वॉचमैन क्यों रखा जाता है, ताकि आप आराम से सो सकें, क्योंकि उनको लग रहा था कि रात भर शायद आराम से सो जाएंगे, लेकिन रूट की नींद हराम हो गई, तो रूट उसे डांटते हुए आ रहे हैं कि कैसे नाइट वॉचमैन हो, हमारी नींद हराम करवा दी। ये कार्टून में जी। तो मनिंदर जी, इतना बड़ा टारगेट देना, 2 दिन का समय, और अभी आपके 3 बेहतरीन खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लीच को अब आप देख लीजिए कि बेहतरीन, फिर भी 3 विकेट तो गिर गए, केवल 7 विकेट बचे हैं। नंबर जी,
और अगर हम देखें कि हाईएस्ट चेज इंग्लैंड ने जो आज तक किया है वो कैसा है, 359 का टारगेट भी चेज कर चुका है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीड्स में, और 2019 की बात है ये, और जीत गए थे। वहीं 332 का टारगेट भी चेज किया है मेलबर्न में, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर से, और 3 विकेट से जीत गए थे, लेकिन ये 1928 में किया था। 2001 की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ लीड्स में 6 विकेट से जीते हैं, और 315 का बड़ा स्कोर इन्होंने चेस किया है। वहीं 305 और 298 का भी करके जीत चुके हैं। वहीं 482 एक नया नंबर यहाँ पर ऐड अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा पहाड़ सा स्कोर है। इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। ये एक्चुअली मुझे तो लग रहा था कि 195 रन की लीड भी बहुत है। अगर 195 बना देते हैं ना तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे हिसाब से। इस पिच के ऊपर जिस तरह से अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे हैं, आर अश्विन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि क्या कर सकते हैं। इस तरह की पिचेस के ऊपर ब्रीथ भी नहीं करने देंगे उनके। और आज थोड़े से थके हुए भी लग रहे थे क्योंकि सेंचुरी लगाई थी। आप देखिएगा कल जब फ्रेश आएंगे, आइस बाथ वगैरह लेके सारे मसल्स रिलैक्स होंगे, कल जब फ्रेश आएंगे आर अश्विन जीने नहीं देंगे। सो ये तो बहुत बड़ा टारगेट है। और ये जो हमने रिकॉर्ड्स दिखाए ना, इसमें कुछ ऐड होने वाला नहीं है। वो अच्छी पिचेस थी जिसके ऊपर ये टारगेट चेज हुए थे। जी अयाज, एक कहते हैं आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल को ये भी कहा जाता है, बट यहाँ तो बिल्कुल ही लग रहा है कि असंभव है। देखिए इतना बड़ा टारगेट है, 3 विकेट 1 घंटे के अंदर की, और मेरे ख्याल से रूट जो है बाल बचे, थोड़ा सा लक फेवर किया उनको। अगर रूट आउट हो जाते हैं जल्दी तो मेरे ख्याल से ये शायद 2-2.5 घंटे में कल ऑल आउट हो जाएगी टीम, क्योंकि इनमें इतना कैलिबर नहीं नजर आ रहा है मुझे। रूट और स्टोक्स के अलावा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है इन पिचेस पे, ऐसी गेंदबाजी पर। तो मुझे नहीं लगता कि ये टीम, अभी बहुत दूर की बात है जीत के लिए। मेरे ख्याल से ये 2 सेशन भी अगर टिक जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। जी, और किस तरह से पिच ने रिएक्ट किया है आज के दिन, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। कुछ ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे। मोइन अली की किस तरह की गेंदबाजी रही है वो हम देखेंगे इस समय कि तो इंडिया के अगेंस्ट मोइन अली के जो बेस्ट फिगर्स हैं टेस्ट मैचेस में वो अब आपके सामने हैं। 2014 में साउथहैम्पटन में 6 उन्होंने विकेट लिए थे और सिर्फ 67 रन दिए थे। वहीं 5 विकेट उन्होंने लिए थे और 63 रन दिए थे साउथहैम्पटन में ही 2018 में। मैनचेस्टर की अगर बात की जाए तो 4 विकेट लेकर करीब 40 रन वहां पर 2014 में, और 4 विकेट लेकर 71 रन उन्होंने दिए हैं साउथहैम्पटन में। लेकिन अभी चेन्नई की अगर बात की जाए तो इनके सब पुराने रिकॉर्ड धराशायी होते दिख रहे हैं। 4 विकेट लेकर 128 रन देना, ये उनके पूरे मतलब एक ब्लॉट कहा जाएगा। ये एक ऐसे बॉलर हैं जो अच्छी पिच के बॉलर हैं। कई स्पिनर्स होते हैं जिसको खराब थोड़ी सी पिच चाहिए, यानी पिच से मदद चाहिए। ये उन बॉलर्स में से जो अच्छी पिच के बेहतर स्पिन बॉलर हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है इस पास्ट इस प्राइम, इनका वक्त हो चुका है। शायद इंग्लैंड को अब बेस्ट, जिन्होंने कि पहला टेस्ट मैच खेला था, श्रीलंका में भी दोनों टेस्ट मैच खेले थे, केवल 23 वर्ष के हैं, बड़ा इंप्रेस किया था। बड़ा बेहतरीन उनका रन अप एक्शन है, बॉल हाथ से बहुत बढ़िया निकलता है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर इंग्लैंड के 2 स्पिनर्स आप देखेंगे तो लीच और बेस्ट को ही खेलते हुए देखेंगे। इनका वक्त, अब मोइन अली का वक्त पूरा हो चुका है। अयाज को भी पूछ लेते हैं। अयाज, क्या जिस तरह से मनिंदर बोल रहे हैं वक्त निकल गया है अब मोइन के लिए, अब एक तरह से उनका पीक निकल चुका है, और जो आज हमने देखा कितनी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने दिखाई जब उनकी बॉल पर चौके छक्के भी लग रहे थे। देखिए मेरे ख्याल से बिलो पार परफॉर्मेंस रहा है ये। बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई गलत चीज कह रहे हैं कि 8 विकेट लिए उन्हें इस मैच में, लेकिन बिलो पार परफॉर्मेंस रहा है। उसकी काफी वजह हो सकती है। एक है जैसे मैंने कहा कि शायद ओवर द हिल है, उसका वक्त गुजर गया है। दूसरी बात यह है कि कोविड से निकले हैं, ज्यादा उनको प्रैक्टिस नहीं है फर्स्ट क्लास मैचेस की या नेट प्रैक्टिस की भी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें मोइन की वैल्यू की है एज अ ऑफ स्पिनर एंड एज अ बैट्समैन, ये बैट्समैन जो है नंबर 8 और नंबर 9 पे बैटिंग कर रहे हैं, तो ये डिफेंसिव सिलेक्शन है। डॉम बेस्ट जो है वो एक पॉजिटिव सिलेक्शन है, अग्रेसिव सिलेक्शन है, क्योंकि यंगर है, जेन्युइन ऑफ स्पिनर है, और बैड विकेट पे जैसा मनिंदर ने कहा ऐसी विकेट पे शायद ज्यादा फायदेमंद होते। तो बड़ा एक डिफिकल्ट कॉल रहेगा इंग्लैंड के लिए कि 8 विकेट जो लिया है उस बॉलर को हम बाहर रखें। लेकिन मेरे ख्याल से ये डिसीजन उनको लेना, शायद इन 2 टेस्ट मैचेस में अगर जीतना है उन्हें तो शायद लेना ही पड़ेगा। जी, तो
अब इंग्लैंड के लिए भी देखना होगा कि किस तरह से वो अपनी पॉलिसीज, जो आप पहले बता रहे थे बहुत रिजिड होते हैं अपनी पॉलिसीज को लेकर, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एक बिल्कुल ही श्रीलंका के बाद एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस उनको इस टेस्ट मैच में देखने को मिल रहा है। नया झटका लगा है उनको। और जोर का झटका जोर से ही लगा है। जोर का झटका जोर से ही लगा है। आई होप दे चेंज देयर थिंकिंग, ये थिंकिंग चेंज करें, क्योंकि उनको अगर अगले दोनों टेस्ट मैचेस जीतते हैं तो एक मौका है वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने का। सो वो जो रिजिडिटी है, जिस तरह से वो सोचते हैं, उसमें किस तरह से बदलाव लाते हैं, मैं भी इंतज़ार करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं इंग्लैंड बहुत जाता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ जनरली समर्स में काफ़ी टाइम, और मुझे पता है कि उनकी सोच किस तरह की है। सो बदलाव के साथ चलते हैं या नहीं चलते, या जो सोच के आए हैं उसी ढर्रे पे चलते चले जाते हैं, मैं भी इंतज़ार करूंगा देखने के लिए। जी चलिए अयाज, अब हमको एक आखिर में बताइए कि किस तरह से आपको आज के मैच में जब इंग्लैंड खेलने आई है तो बॉडी लैंग्वेज किस तरह की आपको लगी भारतीयों की, क्योंकि देख रहे थे हम कि बहुत रिलैक्स लग रहे थे, जिस तरह से आवाज़ें कैमरास कैच करते हैं वो हम सुन रहे थे, वो एक अलग ही तरह का एक्साइटमेंट लग रहा था। बेशक देखिए, मेरे ख्याल से जो एटीट्यूड है दोनों ही टीम का, वो जाहिर होता है बॉडी लैंग्वेज से और क्या क्या कमेंट्स हम सुन रहे हैं। इंडिया का एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी जब 36 पे ऑल आउट हो गई थी और कोई टीम होती तो वहीं पर कब्रिस्तान पहुंच जाती थी, सीधा फिर दफन हो जाती थी। लेकिन वहां पर हमने सीरीज जीता। इस मैच में हमने देखा है कि पहली मैच 227 रन से हारने के बावजूद बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी, और ये आपको जाहिर हो गया किस तरह से बैटिंग हुई और गेंदबाजी हुई। जहां तक इंग्लैंड का सवाल है, यहाँ पर पहली इनिंग से दूसरी मैच के पहले बॉल से या पहले ओवर से ही शिकायतें आ रही है पिच के बारे में, ये सही नहीं है, ये टेस्ट मैच के लायक नहीं है। मेरे ख्याल से अगर कंप्लेंट्स कम होती, करेज, साहस, कैरेक्टर, किरदार और कैलिबर अगर दिखाते तो शायद इतना बुरा हशर नहीं होता। अब मुझे लग रहा है कि बहुत ही बड़े मार्जिन से ये मैच आने वाली है। जी याज, साथ ही इरफान जी से भी पूछ लेते हैं। इरफान जी, अब आप कल के लिए सोच रहे हैं क्या कि मैं कल सुबह क्या प्लान करूं, क्योंकि हो सकता है कि कल मैच ही खत्म हो जाए। कल तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसान काम हो गया है, जैसे पूरा मसाला तैयार रहता है किचन में जाके बस डाल रही है आपको, तो उसी तरह का मेरा हाल भी है कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो जो बाकी रह गए हैं जिन्हें बनाना था, तो मुझे लगता है कि उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आर अश्विन का जो हीरो का वो रूप है वो बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है, और उसी पर फोकस कैनवस पे कल वो दिखाएंगे। जैसे मुझे पहले लग रहा था जैसे कि आर अश्विन को क्या मैन ऑफ द मैच मिल सकता है, और जिस तरह की उन्होंने पारी खेली है, और अब जो अभी भी जो एग्रेशन उनकी बॉलिंग में दिख रहा है, वो जैसे उन्होंने जो बॉल फेंकी उसके बाद पंत ने अपने उसमें जी देखें, आप अगर मुझसे पूछेंगे आर अश्विन इस इनिंग्स में 8 विकेट भी ले जाए, मेरा मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को जाएगा, क्योंकि जो 161 रन उन्होंने पहले इनिंग्स में बनाए, एजाज भाई से भी ये बात आप पूछ सकती हैं, वो बेस बन गई। बिल्कुल, वो 329 का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर हो गया था इस पिच के ऊपर इंग्लैंड के लिए। उसकी वजह से हमारे बॉलर्स के इतने हौसले बुलंद थे कि आप उनको 134 पे आउट कर दिया, और फिर गेम से बाहर ही कर दिया मेरे ख्याल से इंग्लैंड को। सो मेरा मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा होगा, क्योंकि डिफिकल्ट पिच के ऊपर जी एक बैट्समैन का वो कंट्रीब्यूशन वो माना जाना चाहिए। तो एक आखिर में एयाज के साथ एक सवाल पूछूंगी मैं कि क्या टॉस, चलिए लगता है एयाज इस समय डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और आप बताएं मुझे कि यानी कि जब टॉस जीता था हमने तभी एक तरह से जो 161 रन बने, तो वो टॉस जीतना बहुत फायदेमंद रहा एक तरह से। और एक आखिरी सवाल ये भी कि अब कल कितने बजे तक आपको लगता है कि सब सिमट जाएगा? पहले 2 घंटे सरवाइव कर गए तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि पहले 2 घंटे में ये मैच निपट सकता है। और जहाँ तक टॉस की आप बात कर रही हैं, मैंने तो जब जैसे पिच देखी थी और पिच का रंग देखा था, मेरे मन में तो तभी आ गया था कि इंग्लैंड बचेगी नहीं इस मैच में। हालांकि उम्मीद यही की जाती है कि थोड़ा सा तो और एंटरटेनमेंट दे दे ये टेस्ट मैच, इतनी जल्दी क्या है। बट ये है कि जिस तरह से भारत को ये विक्ट्री मिल रही है, बहुत ज़रूरी भी था। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद ये विक्ट्री बहुत ज़रूरी थी। बहुत बहुत शुक्रिया मनिंदर आपका, और साथ ही इरफान जी आपका भी। बहुत बहुत तो हम कल फिर मुलाकात करेंगे, और यही उम्मीद करते हैं कि कल भी एक बेहद रोमांचक मैच देखने को मिले।